समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बिहार में तेजस्वी की जीविका दीदियों को स्थायी करने के वादे पर भाजपा का पलटवार। कहा, तेजस्वी के वादे चुनावी प्रक्रिया का उड़ाते हैं माखौल। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसा पेंच अब भी नहीं सुलझा। छठ त्योहार को लेकर रेलवे तैयार। स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम। 7,800 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन। चार दिवसीय केरल दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सबरीमाला मंदिर में किए दर्शन पूजन। देशवासियों के सुख समृद्धि के लिए की कामना। दिल्ली में गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों के बीच खत्म हुई बातचीत। लद्दाख से जुड़े अहम और क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई बातचीत। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड से। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 के लिए होगी जंग। भारत निर्वाचन आयोग आज से 23 अक्टूबर तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। ये सम्मेलन नई दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में होगा। सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इसमें आगामी चुनावों की तैयारियों, मतदाता सूची में सुधार और उसकी पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार ये सम्मेलन चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सटीक और भरोसेमंद बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव है। चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उलझन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। करीब 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। महागठबंधन इन सीटों पर तालमेल बिठाने की कोशिशों में जुटा है। इसे देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पटना में वो हैं ताकि तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद सीटों का हल निकाला जा सके। आरजेडी ने 143, कांग्रेस ने 61, वाम दलों ने 33, वीआईपी ने 15 और आईआईपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के वादे को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता 15 साल तक सरकार में रहे और बिहार को लूटने का काम किया। अब तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को झूठा सपना दिखा रहे हैं। सम्राट ने कहा कि बिहार की जनता को पता है कि तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और जब वे सरकार में आए तो सब भूल गए। 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा। बिहार की जनता देखी, पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये पूरा बिहार जानता है। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बने गतिरोध के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नौकरी का चुनावी दांव खेलते हुए जीविका दीदियों को स्थायी करने की घोषणा की और कहा कि इनका वेतन 30,000 रुपए प्रति माह होगा। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर
उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। आरजेडी के चुनावी घोषणा पत्र पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिहार में चुनावी प्रक्रिया गतिमान है और महागठबंधन में आपस में घमासान मचा हुआ है। महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, जो हमने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का कार्य किया, वो सिर्फ घोषणा नहीं की, कार्य किया है। और बिहार में इससे पहले के दौर में भी श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद महिलाओं के और लड़कियों की शिक्षा के विकास से लेकर हमारी जब सरकार आई तब महिलाओं में शिक्षा दर बिहार में 33% थी, अब 74% है। अगर आप देखें तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके सरकारी पदों में भी 33% आरक्षण के साथ साथ पंचायतों में आरक्षण सुनिश्चित किया गया, महिला पुलिस बल बना है और सुकन्या योजना बहुत पहले से बिहार में चल रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद यह हमारा 10 साल का एक व्यवस्थित सोच है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन में चल रहे विवाद पर तंज कसा है। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ नहीं आ पाए तो बिहार को क्या एक साथ रख पाएंगे। जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा, जहाँ पे घटक दल एक दूसरे के सामने है। दूसरे चरण का और फाइनल नामांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी अभी भी नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। बिहार की जनता इस बात को समझ गई है कि जो गठबंधन में 5-6 घटक दलों को एक साथ नहीं रख सकते, वो बिहार की 14 करोड़ जनता को कभी एक साथ नहीं रख पाएंगे। दिवाली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे आने वाले दिनों में लगभग 7,800 और विशेष ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। त्योहारों पर आने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए वॉर रूम स्थापित किए गए हैं। रेल मंत्री ने कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और त्योहारों के दौरान यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर आकलन किया। रेल मंत्री ने नई दिल्ली स्टेशन पर तैयारियों की समीक्षा की। प्लेटफॉर्म आरपीएफ कंट्रोल रूम में रेल मंत्री ने वहां बातचीत भी की। मेडिकल यूनिट और यात्रियों से रेल मंत्री ने खास बात की। रेल मंत्री ने यात्री सुविधा केंद्र का दौरा भी किया। पिछले 20 दिन में 4,211 विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया है और आगे भी स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। 20 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भारतीय रेलवे से यात्रा की है और 7,800 और ट्रेनों का परिचालन भी आगे भीड़ को देखते हुए किया जाएगा। प्रतिदिन लगभग 4,25,000 लोग कर रहे हैं सफर। रेल भवन, जोन और डिवीजनों में वॉर रूम से निगरानी रखी जा रही है तो छठ स्पेशल में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसका खास तौर पर यहां पर ध्यान रखा जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर खास व्यवस्था की गई है और 7,000 से ज्यादा ट्रेनों के परिचालन की भी यहां पर योजना है और यही वजह है कि लगभग प्रतिदिन 4 लाख से ज्यादा सफर कर रहे हैं यात्रीगण। रेल भवन, जोन और डिवीजनों को तमाम जगहों को वॉर रूम के जरिए निगरानी वहां पर रखी जा रही है। 24/7 ये सुविधा है। 80 से अधिक वॉर रूम यहां पर सक्रिय हैं जो 24/7 काम कर रहे हैं। भीड़ पर नजर रखने के लिए एक्टिव वॉर रूम, MUTS सहित अतिरिक्त टिकट काउंटर, नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं तो यहां पर हर समय भीड़ पर नजर रखी जा रही है। यात्रियों के लिए पीने का साफ पानी और वॉशरूम भी खासतौर पर इसकी व्यवस्था की गई है। यात्रियों के लिए समर्पित होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। भ्रामक और पुरानी तस्वीरों और वीडियो पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए अफवाह फैलाने वालों पर FIR भी की जाने की बात है। तो यहां पर यात्रियों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं यहां पर मुहैया कराई गई हैं।
रेलवे इस वक्त अपनी तैयारियों के साथ पूरी तरह से मुस्तैद और दुरुस्त व्यवस्था के साथ यात्रियों का विश्वास और जीत रहा है और तमाम यात्रीगण इस वक्त बेहद राहत के साथ छठ मनाने के लिए अपने गंतव्य, अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर लगाम लगाई जाए और जो पुरानी वीडियो और तस्वीर है उन्हें ना फैलाया जाए और अफवाहों को भी रोकने के लिए यहाँ पर रेलवे ने कमर कस ली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने वजीराबाद स्थित सुरघाट का दौरा किया और प्रेमबाड़ी पुल से मुनक नहर तक चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस बार दिल्ली सरकार यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल घाट बना रही है, जहां छठ व्रतियों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही दिल्ली में 1000 से अधिक स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन होगा और सभी जगहों पर तैयारी के लिए सरकारी मशीनरी पूरी तरह सक्रिय है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में जहां जहां छठ पूजा आयोजित की जाती है, वहां बीजेपी के विधायक, पार्षद और सांसद घाटों पर पहुंचकर तैयारियों की निगरानी करेंगे और स्वच्छता अभियान चलाएंगे। पूरी दिल्ली में जितनी भी जगह दिल्ली में छठ मनाई जा रही है, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पार्षद, सांसद, सब लोग इन छठ घाटों पे तैयारियों का जायजा एवं स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है जो 26 तारीख तक चलेगी। 27 और 28 की दिल्ली में और देश में छठ है। छठ जो इस बार दिल्ली में त्यौहार है, भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इस बार दिल्ली वासी छठ महापर्व पर बदली हुई दिल्ली का अनुभव करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज आईटीओ छठ घाट पर तैयारी का निरीक्षण किया और इस मौके पर उन्होंने श्रमदान भी किया। दिल्ली के आईटीओ स्थित छठ घाट पर तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली सरकार इस बार छठ पर्व को पहले से कहीं ज्यादा भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आप यहां देख सकते हैं दिल्ली में यमुना नदी का जो जल है किस तरह से पहले से कहीं ज़्यादा स्वच्छ और निर्मल हो गया है और झाग या अन्य प्रकार के प्रदूषण भी कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही। घाटों की सफाई और समतलीकरण के लिए जेसीबी मशीनों द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के सभी विधायक, मंत्री और अधिकारी खुद मैदान में उतरकर तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आईटीओ स्थित छठ घाट का दौरा किया और उन्होंने यहाँ पर श्रमदान भी किया। ये निर्मल यमुना जी हैं, ये वही यमुना जी हैं जहाँ गंदगी का ढेर होता था, हम बाहर होता था। ये वही यमुना जी हैं जिसकी सफाई में 10 साल अरविंद केजरीवाल जी असमर्थ रहे। ये यही यमुना जी हैं जिसको गंदगी का ढेर बना दिया था और हर बार ये कहा जाता था अगले 5 साल मुझे दे दो। रेखा गुप्ता जी ने नहीं कहा मुझे 5 साल दे दो, उनके 6 महीने और दूसरी सरकारों के 25 साल। तो यमुना जी के किनारे ये सफाई अभियान पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है, न खाली यमुना जी के किनारे बल्कि जहाँ जहाँ भी छठ पूजा के इंतज़ाम किया गया है, भव्य इंतज़ाम किया गया है। माननीय रेखा गुप्ता जी खुद उसका निरीक्षण कर रही हैं, खुद मॉनिटरिंग भी कर रही हैं और सब जगह पे बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इंतज़ाम किया गया है। ये छठ पूजा उतनी ही भव्य होगी जितनी भव्य इस बार दीपावली थी। दिल्ली सरकार दिल्ली के पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक सभी घाटों पर सफाई, समतलीकरण और स्वच्छता के कार्यों पर युद्ध स्तर पर कार्य करवा रही है। इस बार का छठ पर्व दिल्ली वासियों के लिए विशेष और यादगार होगा। जिस तरह इस वर्ष की दीपावली अभूतपूर्व से मनाई गई, उसी प्रकार छठ पर्व भी राजधानी में भव्यता और सुव्यवस्था का एक नया मानक स्थापित करेगा। इस बार छठ पर्व पर दिल्ली वासी बदली हुई दिल्ली का अनुभव करेंगे, एक ऐसी दिल्ली जो श्रद्धा, संस्कृति और स्वच्छता का संगम बनेगी। कैमरामैन सन्नी कालरा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिवसीय दौरे पर केरल में हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन वे सबरीमाला पर्वतीय तीर्थ स्थल में भगवान अयप्पा के दर्शन और पूजन के लिए गई। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति ने पंपा नदी और गणपति मंदिर में प्रारंभिक अनुष्ठान किए।
इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू पिछले 5 दशकों में सबरीमाला की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन किए और देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ ദീപയായിരുന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാ ശരിയാണ് और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। नई दिल्ली में लद्दाख के मुद्दे पर गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों और लद्दाख के संगठनों के बीच अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में लद्दाख के अहम क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने हिस्सा लिया। बैठक में दोनों संगठनों के 3 प्रतिनिधि शामिल हुए। CAIT की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दिवाली सीजन में देश में 6 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हुई। इससे स्वदेशी अभियान को बढ़ावा मिला है। इस संबंध में CAIT के महासचिव और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने से दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने की खास बातचीत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। आप बीजेपी सांसद हैं और कैट के महासचिव हैं। 6 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली, क्या यही है असली मायनों में स्वदेशी दिवाली? इस बार जो दिवाली त्योहार पर बिक्री के आंकड़े आए और जो ये रिपोर्ट जो हमने ये रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट के आंकड़े ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी GST के जो रियायतें दी उसके लिए और स्वदेशी के प्रणेता के रूप में पूरे देश और विदेश में सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनकर के उभरे हैं। लगभग 5,40,000 करोड़ का कारोबार तो गुड्स में हुआ, वहीं लगभग 65,000 करोड़ का कारोबार सर्विसेज ने किया। तो कुल मिला के 6 लाख करोड़ का रिकॉर्ड आंकड़ा पार करना इस बात को दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकदम मजबूत है। और जो लोग ये कहा करते थे कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, ये दिवाली फेस्टिवल के आंकड़े ऐसे लोगों के मुंह पर बड़ा तमाचा है। साफ तौर पर आप प्रवीण खंडेलवाल साहब को सुन रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जैसा प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था, देश के 140 करोड़ की जनसंख्या उनके विजन और मिशन को पूरा करने में जुटी हुई है। दिल्ली से कैमरा पर्सन राधेकृष्ण के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने से पहले धाम में विधिवत पूजा अर्चना हुई। अब भक्तों को देवी गंगा के शीतकालीन निवास मुखीमठ गांव में पूजा अर्चना करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तो गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए। राजधानी दिल्ली के अक्षरधाम में दीपावली के बाद आज श्री गोवर्धन जी पूजन
तथा अन्नकूट उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस पर्व में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर अन्नकूट ग्रहण किया। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। संपूर्ण परिसर को फूलों से सजाया गया था। संतों ने वैदिक महापूजा विधि से गोवर्धन जी का पूजन किया। मंडप में ही गौ माता की अर्चना कर उनकी मंत्रों से स्तुति की गई। मंदिर के संत ज्ञानंद जी ने बताया कि भारत की प्राचीन सनातन परंपरा में गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व है। इस अवसर पर 1200 से अधिक व्यंजनों का भोग भी लगाया गया, जिसमें गोवर्धन पर्वत की असली शिला भी लाई गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से गोकुलवासियों की रक्षा की थी। तब से गोवर्धन जी की पूजा प्रचलित हुई। भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म के वैश्विक प्रचारक परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा से अक्षरधाम संस्थान के विश्व भर के सभी मंदिरों में ये उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गोवर्धन पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस समय हम अक्षरधाम में मौजूद हैं, दिल्ली के इस अक्षरधाम में, और यहाँ पर जो तैयारियां वो भव्य रूप में की गई हैं। तमाम यहाँ पर जो है वो प्रसाद जो है वो भोग के रूप में यहाँ पर भगवान को अर्पण किया गया है और इसके बाद ये भक्तों में भी बांटा जाएगा। जिस तरह से पूरी तैयारियाँ अक्षरधाम में की गई हैं, चाहे गोवर्धन पूजा हो, चाहे भोग की प्रथा हो, पूरी की गई है। हर वर्ष अक्षरधाम में दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के बाद जो अन्नकूट उत्सव होता है, गोवर्धन पूजा विधि होती है, वह भी बड़े धूमधाम से यहाँ पर संपन्न होती है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज षोडशोपचार पूजन विधि गोवर्धन जी की संपन्न हुई। साथ साथ में गौमाता का भी पूजन हुआ और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनेक भक्त न केवल यहाँ पर अलग अलग राज्यों से हैं, अभी विदेश से भी भक्त आज के इस पर्व पर उपस्थित हुए हैं। से पूरे पर्व को आप देख रहे हैं, इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाहर भी भीड़ अच्छी खासी है। और इस भोग के बारे में क्या कहते हैं? अन्नकूट देख रहे हो, 1232 जितने व्यंजन सभी लोगों ने मिलजुल के संतों की निगरानियों में ये हरिभक्त और स्वयं सेवकों ने बनाया है। तो यहाँ पूरे 1232 जितने व्यंजन, जैसे कहा गया है कि तेरा तुझको अर्पण, उसी भावना के साथ भगवान ने जो हमें दिया है वही हम भगवान को अर्पण करते हैं। जैसे हम हर एक कार्य में भगवान को जोड़ दे तो वह भक्ति रूप बन जाता है। जैसे घूमना यात्रा बन जाती है, वैसे ही भोजन प्रसाद बन जाता है। तो आज भगवान के समक्ष ये विविध प्रकार के व्यंजन अर्पण किए गए हैं। शुरुआत में हमने देखा बाहर गाय को लोग चारा खिला रहे थे, गोवर्धन पूजा के साथ शुरुआत हुआ। क्या कुछ रहेगा आज पूरा कार्यक्रम? आज जो है आप गोवर्धन की पूजा यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत से लाई गई प्रसादिक मिट्टी से गोवर्धन जी की प्रतिकृति बनाई गई है। तो ऐसा लोगों को, जैसे गोवर्धन पर्वत पर वहाँ पे जा नहीं पाते हैं, तो वो लोग दिल्ली अक्षरधाम में गोवर्धन जी की पूजा कर और साथ साथ गौ माता की भी पूजा करी है सभी लोगों ने। पूरे हर्षोल्लास के साथ ये पर्व जो है वो देश भर में मनाया जाता है और इसकी धूम पूरे देश में दिखाई दे रही है। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और महिला विश्व कप 2025 में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच खेला जाएगा। ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। इसे जीतने वाली टीम पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच जाएगी। दोनों टीमें अब तक अजेय रही हैं। इन दोनों टीमों ने अभी तक 4 मैच जीते हैं, जबकि दोनों का एक एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले से पहले लगातार 2 दिन प्रैक्टिस की है। उनकी सलामी बल्लेबाज और कप्तान एलिसा हीली ने पिछली 2 पारियों में शतक लगाए थे, लेकिन वे पिंडली में हल्की चोट के कारण बाहर हैं। उनकी जगह पर ताहलिया मैकग्रा कप्तानी करेंगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब तक 79 महिला वनडे खेले जा चुके हैं। इनमें से 61 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने 24 मैच जीते हैं। 1 मैच ट्राई रहा और 3 मुकाबले बेनतीजा रहे। महिला क्रिकेट विश्व कप में गुरुवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने की दावेदारी पेश कर रही हैं। 4 में से 3 टीमों के नाम फाइनल हो चुके हैं। भारत 5 में से लगातार 3 मैच हार चुका है। अब भारत के सामने करो या मरो की स्थिति है। मुकाबले से पहले नवी मुंबई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन था, जो बारिश के चलते रद्द कर दिया गया।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब चौथे और अंतिम स्थान के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच कड़ी टक्कर है। तो महिला क्रिकेट विश्व कप, जिसमें कल भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है और जैसा कि हमने बताया, करो या मरो की स्थिति में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।